हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोग एडीओ 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ज्योग्राफी के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जो स्रोत है वो भारत से बाहर है। तो याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो स्रोत है वो भारत से बाहर है। मान लीजिए कि ये हम लोग जो है वो भारत का ऐसे मैप जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा रफली है। आई होप कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये भारत है, तो जो बेसिकली चेमुंड युंग ग्लेशियर है आप लोगों का यहाँ पर। ठीक है, चेमुंड युंग ग्लेशियर, तो ये बेसिकली मान लीजिए यहाँ पर है और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो इस तरीके से जो है वो प्रवाहित होते हुए आती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इसका स्रोत कहाँ है? ये भारत से बाहर है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। एक बार सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ लिखा है ब्रह्मपुत्र नदी का जो स्रोत है वो तिब्बत में कुबी, आंगसी और चेमयुंगडुंग हिमानी के पास जो है वो अवस्थित है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। तिब्बत में जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। फिर उसके बाद देखिए कि दिहांग नाम से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में मान लीजिए सांगपो है, लेकिन मान लीजिए कि यह जो है वो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो प्रवेश करती है, तब इसका नाम क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? दिहांग हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट, दिहांग हो जाता है। फिर असम की घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से, फिर ये थोड़ा और आगे आती है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। जबकि महानदी, रावी, चेनाब नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? भारत में। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखिए कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। फिर देखिए, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा कैलाश पर्वतमाला से। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो याद रखिए सतलज जो है वो हिमालय से परे की नदी है, क्योंकि सतलज नदी जो है वो हिमालय पार से उद्गमित होती है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र कहाँ से होते हैं? यह भी हिमालय पार क्षेत्र से उद्गमित होते हैं, लेकिन जो गंगा, यमुना, रावी है ये सभी कहाँ से होते हैं? हिमालय से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो हिमालय पार से निकलती है? तो इनमें से जो सिंधु है वो हिमालय पार से निकलती है। बाकी देखिए, सरस्वती है, यमुना है, गंगा है, ये सभी हिमालय से निकलती है। लिखा है कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? बताइए कौन सी नदी को? तो यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। आगे देखिए, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? बताइए कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो याद रखिए नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, दामोदर नदी, ये सभी क्या होती है? अपभ्रंश घाटी से बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती दो ऑप्शन में दिया हुआ था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए कि जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है, जैसे मान लीजिए ये भारत का मैप है, ठीक है, तो ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी और ये ताप्ती नदी, ये दोनों क्या है? ये अरब सागर की ओर गिरती हैं। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदी गिरती है? बाकी जो हो गई महानदी हो गई, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो दामोदर नदी है उसको बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों बंगाल का शोक कहा जाता है? क्योंकि जनरली इसमें बाढ़ आ जाता है और बहुत ज़्यादा तबाही मचा देती है ये। आगे देखिए, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर क्या है? तो याद रखिएगा देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर है देवप्रयाग। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा गंगा रिवर। ऑप्शन नंबर ए, गंगा रिवर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए फेमस है? बताइए कौन सी ऐसी रिवर है जो अपना रास्ता बदलते रहने के लिए फेमस है? तो ये हो जाएगा कोसी। ऑप्शन नंबर बी, कोसी। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि कोसी जो है वो एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी जो मुख्य धारा है वो अरुण एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से निकलती है और नेपाल में मध्य हिमालय को पार करते ही पश्चिम की ओर इसमें सुन कोसी और पूर्व की ओर तमुर कोसी आकर मिल जाती है। अरुण से मिलने के बाद यह सुप्त कोसी बन जाती है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। किसे? कोसी को।
आगे देखिए, भारत की निम्न नदियों में से कौन-सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन-सी डेल्टा नहीं बनाती है? याद रखिएगा, गंगा नदी जो है वो डेल्टा बनाती है, ठीक है? मान लीजिए यहाँ से गंगा नदी है, ठीक है? ये डेल्टा बनाती है। गोदावरी मान लीजिए ये भी डेल्टा बनाती है। महानदी ये भी डेल्टा बनाती है। लेकिन जो ताप्ती रिवर है ना, ताप्ती रिवर ये क्या है? डेल्टा नहीं बनाती है। देखिए, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का हिस्सा नहीं है? तो नर्मदा नदी थोड़ा मध्य प्रदेश में भी है, आप लोगों को पता है, ज़्यादा है, बल्कि थोड़ा क्या, वहीं से उसका वो है, ठीक है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। महाराष्ट्र में भी है और राजस्थान में नहीं है, गुजरात में भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है, ये हो जाएगा राजस्थान। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो अरब सागर में नहीं मिलती है कावेरी। ऑप्शन नंबर बी कावेरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार जो है वो बेसिकली एस्चुरी बनाती है? कौन सी बनाती है? तो नर्मदा नदी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, यानी ज्वारनद मुख जिसको बोलते हैं। बाकी यहाँ ऑप्शन में जितने नदी दिया है, मान लीजिए जैसे कावेरी हो गया, महानदी हो गया, या फिर कृष्णा नदी हो गया, ये सभी क्या बनाती है? ये नदी तो एस्चुरी बनाती है, ये सभी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। बिल्कुल करेक्ट, डेल्टा बनाती है। देखिए, फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आप लोगों का फाइनल रिवीजन चल रहा है और फाइनल रिवीजन में मैं जो है वो जल्दी बहुत से क्वेश्चन को कंप्लीट करा रही हूँ, इसीलिए हम लोग ज़्यादा डिटेल में जो सॉल्यूशन नहीं पढ़ेंगे, ताकि हम लोग जल्दी से सारा जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे भी आ सकते हैं जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तो इसलिए अभी से अभी ज़्यादा से ज़्यादा है आप लोगों को 3 दिनों तक MCQs ही सॉल्व करने हैं। देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो क्या गिरती है? अंततः अरब सागर में गिरती है। आगे देखिए, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी पर अवस्थित है और ये आंध्र प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। आगे देखिए, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो याद रखिए नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी बहती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। आगे देखिए, शहर दिया हुआ है और नदी दिया हुआ है, ठीक है? जबलपुर, जबलपुर जो हो जाएगा नर्मदा नदी। उसके बाद पेरिस, पेरिस हो जाएगा सीन नदी। उसके बाद हो जाएगा लंदन, लंदन हो जाएगा टेम्स। फिर उसके बाद है लाहौर, लाहौर हो जाएगा रावी नदी, ठीक है? इस तरीके से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध जो है वो पंजाब से नहीं है? बताइए, किस नदी का जो संबंध है वो पंजाब से नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का जो संबंध है वो किससे नहीं है? पंजाब से नहीं है। नदी है ना, वो तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। और याद रखिएगा कि जो ताप्ती रिवर है उसका 79% जो पार्ट है वो महाराष्ट्र में है, 15% पार्ट जो है वो मध्य प्रदेश में, और 6% पार्ट जो है वो गुजरात में पड़ता है। फिर है, सूरत किस नदी के तट पर है? तो याद रखिए, सूरत जो है वो ताप्ती नदी के तट पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो याद रखिए, लूनी नदी जो है वो भारतीय मरुस्थल की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। आप लोगों को पता होगा कि जो लूनी नदी है वो राजस्थान में बहती है, ठीक है? और जो लूनी रिवर है उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो ये है सरस्वती है, फिर उसके बाद बूंदी है, सुकरी है, जवई है, इत्यादि लूनी रिवर की सहायक रिवर है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो लूनी रिवर है वो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। आगे देखिए, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? बताइए, तूफान से है, चक्रवाती तूफान से है, सुनामी से, या टोर्नेडो से? किससे है? तो याद रखिए, आकस्मिक बाढ़ जो है वो चक्रवाती तूफान से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी चक्रवाती तूफान। आगे देखिए, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो आप लोगों को ये शायद मैंने पढ़ाया भी है कि चेन्नई या मद्रास बंदरगाह जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है? बाकी जो कांडला है, मैंगलोर है, हल्दिया है, ये सभी क्या है? ये सभी प्राकृतिक बंदरगाह है। बिल्कुल करेक्ट। आगे देखिए, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है ये असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। आगे देखिए, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? बताइए कितने मुख्य बंदरगाह है? तो याद रखिएगा 12 है। देखिए आगे कुछ ना इम्पॉर्टेंट जो है वो वन लाइनर फैक्ट दिए हुए हैं, आइए एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? तो याद रखिएगा हेली राष्ट्रीय उद्यान। क्या रखा था? हेली राष्ट्रीय उद्यान। फिर उसके बाद देखिए लिखा है भारत में सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, कार्बेट में से कौन सा जैव रिजर्व जो है वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा कार्बेट। कार्बेट जो है वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है, जबकि सुंदरवन का जो डेल्टा है वो है, मन्नार की खाड़ी भी है और नंदा देवी भी है। नेक्स्ट देखिए लिखा है कि असम, कर्नाटक, मिजोरम, उड़ीसा में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व जो है वो स्थित है? तो याद रखिए मिजोरम में दंपा टाइगर रिजर्व जो है वो स्थित है। फिर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कोलकाता। और फिर उसके बाद देखिए लिखा है सरिस्का और रणथंभौर सिंह, हिरण, बाघ एवं भालू में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो याद रखिएगा जो सरिस्का और रणथंभौर है वो बाघ का जो है एक सुरक्षित स्थान है, यानी बाघ रिजर्व है। फिर आगे देखिए लिखा है गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए जो गेंडा है वो बेसिकली असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है वो सुरक्षित है। आगे देखिए गुजरात का अर्ध शुष्क क्षेत्र, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट एवं मध्य प्रदेश में से भारत का कौन सा क्षेत्र जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन सा राज्य भारत में प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। आगे देखिए चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? ये है सुंदरलाल बहुगुणा। क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। आगे देखिए पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, तो ये हो जाएगा नीरी। ऑप्शन नंबर बी नीरी। नीरी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे देखिए साइलेंट वैली कहाँ स्थित है बताइए? तो साइलेंट वैली जो है वो केरल में स्थित है। ये बेसिकली क्या है? एक नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कि केरल में स्थित है। आगे देखिए शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी जो है वो केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। आगे देखिए केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला क्वेश्चन देखिए किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो एक नेशनल पार्क है और वो कौन सा स्टेट में है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और याद रखिएगा कि जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। आगे देखिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये हो जाएगा कार्बेट नेशनल पार्क। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि बेसिकली यह भारत का क्या है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, जिम कार्बेट नेशनल पार्क जिसे कहते हैं। लेकिन जब इसकी स्थापना 1936 में हुई थी तो इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। फिर बाद में क्या हुआ? इसका नाम बदल दिया गया था। और याद रखिएगा कि वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो बेसिकली जिम कार्बेट नेशनल पार्क से ही की गई थी। आगे देखिए भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? बताइए कितना है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20%। आगे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछता है और आप लोगों को पता भी होगा। देखिए लिखा है वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल वनावरण के संदर्भ में सबसे ज्यादा अगर क्षेत्रफल बोला जाए कि वन क्षेत्रफल कहाँ है, तो ये है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। लेकिन कुल वनावरण के बारे में अगर बात किया जाए, कुल वनावरण, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा
कुल वन आवरण का मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे मान लीजिए मिजोरम जो है वो इतना बड़ा है, ठीक है, तो उसके जो है वो आधे से ज़्यादा भाग में क्या है, वन है। लेकिन मान लीजिए छत्तीसगढ़ इतना बड़ा है, लेकिन उसके इतने ही भाग पे क्या है, पेड़ पौधे हैं या फिर वन है, ठीक है। तो कहाँ पर ज़्यादा होगा अगर कुल वन आवरण देखा जाए? ऑब्वियस ही बात है, मिजोरम में ज़्यादा होगा क्षेत्रफल के हिसाब से, कि जितना बड़ा है उसका अधिक परसेंट क्या है, वन आवरण है। तो इसीलिए मिजोरम फर्स्ट हो जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मेघालय, फिर मणिपुर। ऑब्वियस ही बात है कि नॉर्थ ईस्ट के ही जो स्टेट होंगे वही होंगे। आगे देखिए, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च परसेंट है? बताइए। मिजोरम में, ये तो मैंने जस्ट अभी बताया। आगे देखिए, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो मैनग्रोव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर। आप लोगों को पता होगा कि जो मैनग्रोव होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण जो है वो एग्जाम्पल होते हैं। आगे देखिए, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है, याद रखना है बिल्कुल। फिर देखिए, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी विहार है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि नामदफा नेशनल पार्क है। बताइए कहाँ है नामदफा नेशनल पार्क? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, यह एकमात्र सेंचुरी है जहाँ की कश्मीरी महामृग जो है वो पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाचीगाम। क्या हो जाएगा? दाचीगाम। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो कि शेरों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिर बायो रिजर्व। फिर देखिए, जो गिर वन है वो कहाँ स्थित है? तो ये आप सबको पता होगा, गुजरात में है। आगे देखिए, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन नंबर ए, वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे। तो ये बात आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है कि गलत है, ठीक है, क्योंकि अगर वैश्विक तापन होगा यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होगी तो यह जो है वो सभी चीज़ों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, ठीक है। आगे देखिए, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वैश्विक तापन जब होगा तो आप लोगों को भी पता है कि ग्लेशियर क्या होंगे, पिघलने लगेंगे। और अगर ग्लेशियर पिघलने लगेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, मैंग्रोव का जो विशाल क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाएगा, यानी जल में डूब जाएगा। आगे देखिए, मैंग्रोव क्या होते हैं? बताइए मैंग्रोव क्या होते हैं? देखिए, मैंग्रोव बेसिकली उष्णकटिबंधीय वन ही होते हैं, ठीक है। मतलब अगर बोला जाए तो जैसे यहाँ देखिए लिखा भी है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तटों पर उगने वाली वनस्पति को भी मैंग्रोव कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है मैंग्रोव शब्द का जो यूज है वो उस पौधे के समूह के लिए होता है जो कि खारे पानी और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव। क्या हो जाएगा? मैंग्रोव। फिर देखिए, केरल की मौन घाटी जो है उसमें पादपों एवं प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? ये हो जाएगा ज्वारीय वन। क्या हो जाएगा? ज्वारीय वन। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस पशु विहार जो है वो असम राज्य में स्थित है। आप लोगों को पता होगा कि जो रणथंभौर है वो राजस्थान राज्य में स्थित है, जबकि बांदीपुर कर्नाटक में, और फिर जो बेसिकली मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। देखिए, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना या स्कीम कौन सी थी? तो याद रखिए, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य होता है वन्य भूमि के वनस्पति जात एवं प्राणी जात का परिरक्षण करना, वन्य उत्पादों पर प्रयोग एवं विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग एवं विकास, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। आगे देखिए, भारत का जीवमंडल रिजर्व जो है वो नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा उत्तराखंड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो
कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए फेमस है? गैंडे के लिए फेमस है। और आप लोगों को पता भी होगा कि ये जो है वो असम में स्थित है और यूनेस्को के द्वारा घोषित विश्व धरोहरों में से क्या है? एक है। और यहाँ पर क्या होता है? एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। आगे देखिए, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। डुगोंग को क्या बोलते हैं? समुद्री गाय। एक चीज याद रखिएगा कि जो समुद्री गाय यानी डुगोंग होता है वो एक समुद्री स्तनधारी जीव है। क्या है? समुद्री स्तनधारी जीव है। और ये जो है वो समुद्री घास का क्या करती है? भक्षण करती है। और याद रखिएगा कि ये किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती है। और मन्नार की खाड़ी के अतिरिक्त ये कच्चे की खाड़ी, पाक की खाड़ी में भी पाई जाती है। और याद रखिएगा कि इसकी कुछ संख्या जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप में भी मिलती है। आगे देखिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है बताइए? तो ये आप लोगों को पता होगा, सिक्किम में स्थित है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए फेमस है? तो याद रखिएगा तेंदुआ और चीतल के लिए। आगे देखिए, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में। और याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जैव संरक्षित क्षेत्र के रूप में 1999 में की गई थी। और ये भी याद रखना है कि यूनेस्को के द्वारा 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में क्या किया गया था? नामित किया गया था। फिर देखिए, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जो कान्हा नेशनल पार्क है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। और 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसे लाया गया था। विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ पर? मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। देखिए, मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क विश्व का एकमात्र जो है वो फ्लोटिंग, जैसे बोलते हैं ना, फ्लोटिंग पार्क। देखिए, लिखा है केबुल लामजाओ जो विश्व का अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यह कहाँ है? मणिपुर में है। आगे देखिए, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है, याद रखिएगा। देखिए, इस तरीके के जो पूरे इंडिया के जो नेशनल पार्क है ना वो आपको सारे याद होने चाहिए, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन जो है वो हर वनडे एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है। आगे देखिए, भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। फिर आगे देखिए, मुदुमलाई पशु विहार फेमस है व्याघ्रों के लिए। याद रखिएगा कि जो मुदुमलाई वन्य प्राणी सैंक्चुरी है ये कहाँ है? कर्नाटक में है। लेकिन इसका कुछ भाग जो है वो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में भी पड़ता है। और कुछ भाग जो है वो केरल में भी पड़ता है। आगे देखिए, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी नीलगिरी, जो कि पश्चिमी घाट में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल जो है वो कहा जाता है? तो याद रखिए, पश्चिमी घाट को जो है वो पारिस्थितिकी तप्त स्थल यानी कि क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।